कोविड से लोगों की मौत हो रही है, वो कैसे हो रहा है? नहीं, कोविड से लोगों की मौत नहीं हो रही है और कहीं ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही हैं अधिकतर। हाँ, याद रखने की बात है कि जैसे कि कुछ केसेज़ किसी व्यक्ति को किसी अन्य वजह से मृत्यु हुई और उसके बाद उसको कोविड भी डिटेक्ट हुआ, तो कोविड की वजह से मृत्यु नहीं हो रही है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे देश में प्रतिदिन करीब 30,000 लोगों की मृत्यु होती है, या तो नेचुरल एजिंग की वजह से या कुछ अन्य वजहों से। तो 30,000 में से एक मतलब कई कारण होंगे जिनकी से मृत्यु होती है, अगर उनमें से 1-2 व्यक्ति को कोविड भी निकल सकता है, वो संभावना रहती है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई संकेत नहीं कि कोविड की वजह से मृत्यु हो रही है, जो सिचुएशन 2021 में थी। अभी फ़िलहाल नेचुरल मृत्यु हो रही है, अन्य कारणों से मृत्यु हो रही है, एज रिलेटेड या प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन से, कुछ में कोविड हो सकता है। लेकिन मैं दोहराऊँगा कि जो ओवरऑल डेथ प्रतिदिन होती है, 30,000 के करीब प्रतिदिन भारत में डेथ होती है, उसकी तुलना में 1 और 2 कोविड से हो रहे, कोविड भी था, एक नगण्य संख्या है। हमें और भी गंभीर टीबी से हर दिन देश में 300-400 डेथ होती है। कई अन्य बीमारियों से बहुत अधिक डेथ होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बहुत डेथ होती है, हमें उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोविड-19 एक बहुत ही उस लिस्ट में जिसके कारण मृत्यु होती है या जिसके कारण बीमारी होती है, बहुत-बहुत नीचे आता है। डॉक्टर, आपने चूँकि बताया बातचीत की शुरुआत में ही कि कोरोना वायरस के जो यानी कोविड-19 के जो वेरिएंट्स हैं वो म्यूटेट करते रहते हैं। ये आखिरकार ये जो वायरस होते हैं, इनके जो नए वेरिएंट्स निकल कर सामने आते हैं, हाउ दे म्यूटेट, ये म्यूटेशन की प्रक्रिया मैं आपसे समझना चाहूँगी। सो वायरसेज एक अपने आप में कंप्लीट सेल नहीं होते हैं, इनको एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। वायरस एक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पार्टिकल होता है, जो तभी ग्रो करेगा, तभी प्रोपेगेट कर सकता है जब इसको लाइव सेल मिले, चाहे ह्यूमन सेल हो या टमाटर की सेल हो, कोई भी सेल हो, एनिमल सेल हो। तो चूंकि सर्कुलेट होते रहते हैं और बहुत रैपिड उन सेल्स में रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में इनका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा बदल जाता है। इस जेनेटिक मटेरियल के बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, लगभग ह्यूमंस में भी होती है, कम स्पीड से होती है, वायरस एज में थोड़ी अधिक रफ्तार से होती है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई अधिक करते हैं। तो उस अगर म्यूटेशन हुआ तो हर म्यूटेशन मायने नहीं रखता है, हर बदलाव जीन में मायने नहीं रखता है। लेकिन कुछ जेनेटिक बदलाव ऐसे हो सकते हैं जो उनके व्यवहार में चेंज ला जाता है, बिहेवियर ऑफ वायरस चेंज है, तो या तो उसकी वजह से वो अधिक तेजी से फैलने लगे, या उस म्यूटेशन की वजह से गंभीर बीमारी होने लगे, या वो म्यूटेशन की वजह से जो इम्यून प्रोटेक्शन है वो कम हो जाए। तो अगर एक ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। फिलहाल जो म्यूटेशन हुए हैं वो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हर म्यूटेशन, जैसा कि मैंने कहा, मायने नहीं रखता है। तो फिलहाल ऐसा कोई म्यूटेशन नज़र नहीं आया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंजेज आए हों कि वायरस तेज़ी से फैलने लगे या इम्यूनिटी को एस्केप कर रहा हो या गंभीर बीमारी हो। जब तक बदलाव होते रहें, लेकिन जब तक उनकी वजह से वायरस के बिहेवियर में बदलाव नहीं आए, तब तक हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी एविडेंस है वो कहते हैं कि वायरस का बिहेवियर में फिलहाल कोई मेजर बदलाव नहीं दिख रहा जिससे हमें चिंता हो, तो इसलिए हम निश्चिंत रह सकते हैं। डॉक्टर, इस वक्त क्या वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है? कोविड-19 की वैक्सीन जो भारत में लगाई गई थी, अब वहाँ पे उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अर्थात हमारे देश में वो वैक्सीन न तो अवेलेबल हैं और न ही उनकी ज़रूरत है। हमने जो वैक्सीन हमारे देश में भारत में लगाई गई थी, वो एक पर्टिकुलर अप्रोच से बनाई गई थी, तो वो प्रीवियस वायरस के स्ट्रेन के अगेंस्ट थी और उन वैक्सीन को बहुत क्विकली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। वैसे भी वैक्सीन्स लगाने की ज़रूरत तब आती है जब उसके एडिशनल बेनिफिट हो। उदाहरण के तौर पर अभी हमारे देश में करीब 50 लाख की आबादी पर एक केस आ रहा है, अर्थात हम 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो भी केस प्रोटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करती है, वैक्सीन गंभीर बीमारी से नहीं प्रोटेक्ट करती है, तो वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है जो भारत में लाइसेंस नहीं थी और जो लाइसेंस भारत में थी वो अभी उपलब्ध नहीं है, तो mRNA बेस्ड वैक्सीन को क्विकली ट्विक किया जा सकता है। न्यू वेरिएंट आता है तो उसको 6 वीक में नई वैक्सीन बन के आ जाती है। तो यूएस, साउथ कोरिया, जिन कंट्री में mRNA बेस्ड वैक्सीन है, वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि जब उसकी ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कीजिए। भारत का एपिडेमियोलॉजिकल डेटा और भारत में जो सिचुएशन है, उसमें वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, न अवेलेबल है, न लगाने की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी कोविड-19 वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, 5, 7 या 10 साल बाद हो सकता है परिस्थिति वेरी डिफरेंट हो, तो तब हो सकता है कि कुछ नई ज़रूरत हो, नई वैक्सीन्स हो, तब का हम नहीं कह सकते। लेकिन आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों में संभवतः हमें कोविड-19 के वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,
फ्लू एक वैक्सीन होती है जो हर साल बदलती रहती है, तो फ्लू वैक्सीन उपलब्ध होती है। तो मेरा लोगों को सुझाव रहेगा कि जिनको रेस्पिरेटरी इलनेसेज होती हैं या कोई प्री एक्जिस्टिंग इलनेस है, तो वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कम से कम इन्फ्लुएंजा से तो बचे ही रहेंगे और आपको एक वायरल इलनेस से बचे हुए हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, तो आपको दूसरे इलनेस होने की भी संभावना कम होती है। लेकिन अगर मान लो आपको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा है, फिर कोविड भी हो गया, तो थोड़ा-सा गंभीर बीमारी हो सकती है। तो बात आती है कि जो करेंटली अवेलेबल वैक्सीन्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई एक्जिस्टिंग इलनेस है, उसका ट्रीटमेंट कराइए और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।